हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने जेड इफेक्टिव के बारे में पढ़ा था, हमने वेरिएशन देखा था उसका अलोंग द पीरियड, डाउन द ग्रुप। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे आईई। तो क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी? तो यह द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब वो एनर्जी जो हमें गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए, उस एनर्जी को हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन गैसियस एटम जो है वो आइसोलेटेड गैसियस एटम चाहिए। हमें एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन आइसोलेटेड गैसियस एटम ही क्यों, सॉलिड क्यों नहीं? अगर मैं कहूं, अगर मेरे पास सॉलिड एटम है, मैंने इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये सॉलिड प्लस में हो गया। सॉलिड से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो सॉलिड प्लस में चला गया, तो क्या मैं इसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहूंगा? नहीं, यह आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं हो सकती। अगर मैं गैसियस एटम की बात करूं, गैसियस एटम से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूं तो ये गैसियस प्लस में चला जाएगा, M+ और एक इलेक्ट्रॉन। यहां जो एनर्जी लगी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए गैसियस एटम से, इसको बोलूंगा मैं आयोनाइजेशन एनर्जी। हमने यही वाली क्यों आयोनाइजेशन एनर्जी मानी, इसको क्यों नहीं बोला कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी है? तो देखो हमारी डेफिनेशन में देखो, हमें आइसोलेटेड गैसियस एटम चाहिए। और अगर हम सॉलिड देखें तो सॉलिड में क्या होता है, क्लोजली बॉन्डेड होते हैं, पैक्ड होते हैं, आइसोलेट नहीं होते। और अगर गैसियस देखें तो गैसियस एटम बहुत दूर दूर होते हैं, वो आइसोलेट होते हैं। तो आइसोलेट एटम से एक इलेक्ट्रॉन खींचना बहुत ईजी है। लेकिन अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में एटम्स क्या है, क्लोजली पैक्ड है, और क्लोजली पैक्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान काम नहीं है। तो एग्जांपल से समझो, अगर तुम्हें किसी को मारना है, अगर वो ग्रुप में है तो क्या तुम उसको मारने जाओगे? नहीं, खतरा है। लेकिन अगर वो आइसोलेट है, अलग है, तो तुम उसको आराम से मार दोगे। तो वही सीन यहां पे भी है, गैस एटम एक अलग है, आइसोलेट है, तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन खींचना ईजी है। आइसोलेट गैस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसीलिए हमने इसको कहा आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन सॉलिड के केस में वो झुंड में बैठे हैं, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी नहीं है, तो इसके लिए हम इसको आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं बता सकते। सिर्फ हम गैसियस वाले को ही बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, ये पर मोल ऑफ एन एटम के लिए डिफाइन होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड फॉर पर मोल ऑफ एन एटम, एक मोल एटम के लिए डिफाइन होती है। अब हमें आयोनाइजेशन एनर्जी में ही वेरिएशन देखना है कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी कि कम होगी? अलोंग द पीरियड जाएं तो क्या आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी कि बढ़ेगी? तो अगर मैं वेरिएशन देखूं डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, तो तुम्हें पता है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, साइज बढ़ जाता है। अगर साइज बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से और दूर हो जाएगा। तो अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है तो उसको निकालना ईजी है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स बहुत कम, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स से बहुत दूर है, तो उसको हम आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर मैं डाउन द ग्रुप देखूं, अगर मैं डाउन द ग्रुप देखूं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है। लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था डाउन द ग्रुप एन डोमिनेंट है, एन इंक्रीज हो रहा है, एन इंक्रीज हो रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, जेड इफेक्टिव। यहां पे क्या हो रहा था, जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा था, एन का अपोजिट, जो एन होगा जेड इफेक्टिव उसका अपोजिट होगा। तो एन इंक्रीज हो रहा था, जेड इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो साइज क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, तो साइज इंक्रीज हो रहा है। और अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो ये एलिमेंट बहुत छोटा और ये एलिमेंट बहुत बड़ा, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर, तो यहां पे देखो साइज बहुत छोटा, न्यूक्लियस के बहुत पास है इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पे मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यहां मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी। और यहां पे साइज बहुत बड़ा, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मेहनत कम लगेगी। तो यहां देखो डाउन द ग्रुप मेहनत हमारी जो है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम हो रही है, तो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगी, तो इलेक्ट्रॉन हम इजीली निकाल सकते हैं। ऐसे ही इस वाले ग्रुप में, इसमें भी सेम डाउन द ग्रुप एन डोमिनेंट है, एन अगर डोमिनेंट है, एन इंक्रीज हो रहा है, तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा होगा, जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा है, जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप हमें मेहनत कम लगेगी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए।
तो ऑर्डर क्या होगा, अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं तो आयोनाइजेशन एनर्जी का अगर ऑर्डर लिखूं तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये होगा, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है ग्रुप 13। ग्रुप 13 का जो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखो ग्रुप 13, ब्रिंग आलू गाजर इन थाली। देखो जब हम यहां पे डाउन द ग्रुप जाते हैं, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है जेड इफेक्टिव में, तो यहां तो एन डोमिनेट था और यहां पे क्या था, जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर गया था। जेड इफेक्टिव यहां पे क्या था, डोमिनेट था। तो देखो यहां से यहां जाते हुए तो साइज बढ़ रहा है, ठीक है, बोरान से एल्यूमिनियम जाते हुए एल्यूमिनियम का साइज बढ़ रहा है, लेकिन एल्यूमिनियम से जब गैलियम पे हम गए थे तो साइज कम हो गया था। ऐसा क्यों था, क्योंकि गैलियम में डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन आ गया था और डी की शील्डिंग हमने लास्ट टाइम देखा था, शील्डिंग किसकी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, शील्डिंग का ऑर्डर क्या था, एस पी डी और एफ। तो डी की जो थी पुअर शील्डिंग थी, पुअर शील्डिंग की वजह से इसका साइज क्या हो गया, कम हो गया, शील्डिंग पुअर है, न्यूक्लियस की पहुंच आउटर इलेक्ट्रॉन पे पहुंच गई और आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने खींच लिया अपनी तरफ, साइज श्रिंक हो गया। इस वजह से गैलियम का साइज जो था वो एल्यूमिनियम से कम था। और ऐसे नीचे जाए तो इसमें क्या है, इसमें एफ ऑर्बिटल आ जाता है, थेलियम में, थेलियम में आ जाता है एफ ऑर्बिटल, एफ कॉन्ट्रैक्शन होता है यहां पे, और गैलियम में होता है डी कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो गैलियम है, गैलियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से भी कम हुआ। लेकिन उससे भी जब हम नीचे आते हैं तो थैलियम में एफ ऑर्बिटल है, एफ ऑर्बिटल की वजह से क्या हुआ, इसकी शील्डिंग और पुअर, बहुत सबसे पुअर शील्डिंग होती है एफ ऑर्बिटल की, तो इसका साइज और स्मॉल। साइज अगर स्मॉल है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। अगर यहां पे साइज का श्रिंक हो गया, स्मॉल हो गया, तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉन जो है उन पे न्यूक्लियर का पूरा पूरा होल्ड है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो देखो हुआ क्या यहां पे, तो अगर यहां पे डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन की एनर्जी की ऑर्डर देखें तो देखो बोरान की तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एल्यूमिनियम से, क्योंकि बोरान का साइज छोटा है एल्यूमिनियम से। लेकिन जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम पे गए तो गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, किससे, एल्यूमिनियम से, तो एल्यूमिनियम से तो गैलियम की ज्यादा होगी, और गैलियम की यहां पे इंडियम से भी ज्यादा होगी क्योंकि साइज स्मॉल। और इंडियम से थैलियम पे जाते ही थैलियम का साइज स्मॉल हो गया, तो थैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। यहां पे क्या हुआ, गैलियम से यहां पे जाते हुए डी कॉन्ट्रैक्शन, और इंडियम से थैलियम पे जाते ही क्या हुआ, यहां पे एफ कॉन्ट्रैक्शन। और अगर यहां हम ओवरऑल ऑर्डर देखें तो देखो एफ कॉन्ट्रैक्शन, एफ की सबसे पुअर शील्डिंग है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई हो जाएगी, किससे, डी से। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, बोरान, उसके बाद थैलियम, उसके बाद गैलियम, देन एल्यूमिनियम एंड देन इंडियम। ये होगा हमारा करेक्ट और ओवरऑल ऑर्डर ग्रुप 13 का डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। और अगर इसको आप याद रखना चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो, भूलता गया एलियन, भूलता गया एलियन। ग्रुप 13 को छोड़ के बाकी जितने भी ग्रुप आएंगे उनमें डाउन द ग्रुप क्या है, एन इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा होगा, और वहां पे जेड इफेक्टिव डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, और आयोनाइजेशन एनर्जी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। कोई सा भी ग्रुप उठा लो, जैसे कार्बन वाला ग्रुप है, चमेली से गीत सुनो पंजाबी, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, एन इंक्रीज हो रहा है, एन इंक्रीज हो रहा होगा तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज, और आयोनाइजेशन एनर्जी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। तो इसका अगर आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखें तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, कार्बन की, और डाउन द ग्रुप क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। बस ग्रुप 13 एक स्पेशल केस है जिसको तुम्हें यहां से समझ लो, अगर याद रखना है तो बस ऐसे याद रख लो, भूलता गया एलियन। और बाकी जितने भी ग्रुप होंगे उनमें डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर डिक्रीजिंग होगा। तो अब हमें देखना है वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड। लेकिन अलोंग द पीरियड वेरिएशन देखने के लिए हमें कुछ रूल फॉलो करने हैं, कुछ पीरियोडिक ऑर्डर फॉलो करनी है। और वो पीरियोडिक ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले तो हमें हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल देखने होंगे। जो हाफ फिल्ड होंगे या फिर जो फुल्ली फिल्ड होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। अगर वो सबसे ज्यादा स्टेबल है तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी सबसे मैक्सिमम होगी। क्यों, क्योंकि देखो हाफ फिल्ड है, इसको हम हाफ फिल्ड कहेंगे, और ये है तो इसको हम कहेंगे फुल्ली फिल्ड। तो देखो हाफ फील्ड में क्या हो रहा है, मैक्सिमम यहां पे देखो एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज पॉसिबल है,
ये इसके साथ एक्सचेंज होगा, ये फिर इसके साथ एक्सचेंज होगा, ये इसके साथ, यहां पे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी पॉसिबल है। जब भी हाफ फील्ड आ जाए एक्सचेंज ऑफ एनर्जी पॉसिबल है। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी पॉसिबल है तो उसकी वजह से हुआ क्या, ये स्टेबलाइज हो गया। और फुल्ली फील्ड में देखो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी मैक्सिमम ज्यादा हो गई, ये इसके साथ भी एक्सचेंज हो सकता है, फिर ये इसके साथ। एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी बढ़ गई। अगर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बढ़ गई तो उसने इसको क्या कर दिया, उसने इसको ज्यादा स्टेबलाइज कर दिया। तो देखो जब भी हमारे पास हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड आ जाए तो फुल्ली फील्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, उसके बाद हाफ फील्ड स्टेबल होगी। और जो भी हमारे पास हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड होगी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो मैं कह सकता हूं हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड की आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होगी। उसके बाद सेकंड हम देखेंगे पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या चीज है, देखो अगर हमारा ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के सबसे पास कौन सी ऑर्बिटल होती है, s, उसके बाद p, उसके बाद d, ऐसे उसके बाद f। तो देखो जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के जितने पास उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट उतना ज्यादा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, इसीलिए s ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, उसके बाद p का, उसके बाद d का, उसके बाद f का। तो जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितना क्लोज उसका पेनिट्रेशन पावर उतना स्ट्रांग। तो अगर हम इस ऑर्डर में देखें तो s का पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा, देन p का, देन d का और लास्ट में f का। उसके बाद जो थर्ड हमें देखना है वो है z। z क्या है, z है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर अगर बढ़ता जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी तो बढ़ेगी, क्योंकि अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर बढ़ेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगी। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ, पेनिट्रेशन इफेक्ट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। जिसका जितना ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट उतना ही टफ है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना, उतने ही ज्यादा एनर्जी चाहिए वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने की। तो इसका ऑर्डर क्या था, S, P, D एंड F। उसके बाद जो नेक्स्ट हमें देखना है फोर्थ पे वो है शील्डिंग इफेक्ट, जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा होता है शील्डिंग इफेक्ट। तो देखो अगर शील्डिंग ज्यादा हुई, अगर किसी चीज की शील्डिंग ज्यादा है तो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस के अराउंड शील्ड ज्यादा है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर फोर्स उतना नहीं लग रहा। तो वहां पे क्या होगा, Z इफेक्टिव कम होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। मतलब जो शील्डिंग है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी है। बस अलोंग द पीरियड हमें इसी प्रायोरिटी को फॉलो करना है और हमारे आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे, सबसे पहले अलोंग द पीरियड में अगर हाइड्रोजन और हीलियम में कंपेयर करूं तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है। अगर हाइड्रोजन और हीलियम है तो इन दोनों में से आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि कोई फुल्ली फील्ड या हाफ फील्ड तो नहीं है। तो हाइड्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन 1s1 और हीलियम की 1s2। तो देखो हम s ऑर्बिटल को कभी भी हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड में कैलकुलेट नहीं करेंगे एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम क्यों, देखो हीलियम जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है पूरे पीरियोडिक टेबल में, और इसका रीजन हमें नहीं पता। तो इसीलिए हमने यहां पे कंसीडर कर देते हैं कि इसकी जो है s ऑर्बिटल जो है वो फुल्ली फील्ड है। इसका s ऑर्बिटल जो है वो फुल्ली फील्ड है, हम इसलिए मान लेते हैं। इसके अलावा हम कहीं पे भी s ऑर्बिटल को हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड कैलकुलेट नहीं करेंगे। इसी वजह से हीलियम जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है। बस क्योंकि हम इसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाए, इस वजह से हमने ये बोल दिया कि इसकी s ऑर्बिटल जो है फुल्ली फील्ड है। इसके अलावा हम कहीं पे भी ये चीज नहीं लगाएंगे। अब देखो सपोज लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अलोंग द पीरियड हमें आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना था, सबसे पहले देखेंगे कि इनमें से कोई फुल्ली फील्ड या हाफ फील्ड तो नहीं है। तो अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाएं तो लिथियम की क्या होगी, 2s1, 2s2, 2p1, 2p2। मैं सिर्फ लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में जाएगा वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। 2p2 यहां क्या होगा, 2p3, यहां पे होगा 2p4 और यहां पे होगा 2p5। और एक और भी ले लेते हैं हम, फ्लोरीन के बाद नियॉन, यहां पे होगा 2p6। अब देखो अब इनमें से हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड है क्या कोई, तो देखो यहां पे 2p6 है, 2p6 फुल्ली फील्ड सबसे ज्यादा स्टेबल, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी तो सबसे ज्यादा होगी। अब देखो उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या देखना है, हाफ फील्ड। कोई हाफ फील्ड है तो हाँ
तो नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन 2p3 हाफ फिल्ड, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी इन दोनों से ज्यादा होगी, इसके एडजेसेंट पे जितने जो भी है इनसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां से ऑक्सीजन से ज्यादा होगी और इससे कार्बन से ज्यादा होगी। अब देखो ये तो हो गया फर्स्ट पे हमें मिल गया फुल्ली फिल्ड मिल गया, हमें हाफ फिल्ड मिल गया। और सेकंड हमें प्रायोरिटी ऑर्डर में हम देखें तो सेकंड क्या था हमारे पास, पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, एस का, देन पी का, देन डी का और देन एफ का। अगर यहां देखें हम तो ये सारे तो पी ऑर्बिटल है, यहां पे तो कोई पेनिट्रेशन इफेक्ट नहीं लग रहा, लेकिन हां इन दोनों में देखो तो पेनिट्रेशन इफेक्ट लग रहा है। इन दोनों में किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, जिसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका ज्यादा, एस का, तो बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा होगी। अब थर्ड क्या था, हमें जेड देखना था। तो जेड होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इसका लिथियम का 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब एटॉमिक नंबर के बेस पे देखो तो 10, उसके बाद क्या होगा 9, उसके बाद यहां पे ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन की है और कार्बन से भी ज्यादा नाइट्रोजन, इन दोनों में एटॉमिक नंबर कार्बन का ज्यादा। यहां पे देखो लिथियम और बेरिलियम में देखो यहां पे, अब यहां पे हम फुल्ली फिल्ड का नहीं लगाएंगे, हम किसके बेस पे दे रहे हैं, एटॉमिक नंबर के बेस पे। किसका एटॉमिक नंबर बड़ा है, 3 या 4 ज्यादा है बेरिलियम का, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो ओवरऑल अगर हम ऑर्डर देखें तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आया हमारे पास, नियॉन सबसे ज्यादा, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन बेरिलियम, देन बोरान और लास्ट पे लिथियम। ये है हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। यहां देखो बेरिलियम से बोरान 1 जंप हुआ, यहां पे 1 जंप हुआ। क्यों हुआ 1 जंप, क्योंकि पेनिट्रेशन इफेक्ट था यहां पे। और यहां पे नाइट्रोजन ने जंप करा, क्यों हुआ जंप, क्योंकि यहां पे था हाफ फिल्ड। और यहां पे देखो यहां पे तो ऑलरेडी ये सबसे ज्यादा, क्यों, क्योंकि फुल्ली फिल्ड। तो ऐसे ही प्रायोरिटी ऑर्डर लगा के अलोंग द पीरियड हमें आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी होगी। अब इसमें बताओ अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहां देखो सोडियम सबसे पहले, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, 3s1 3s2 3p1 3p2 3p3 3p4 3p5 3p6। कि यहां पे क्या कोई फुल्ली फिल्ड या हाफ फिल्ड है, हाँ जी है बिल्कुल, आर्गन जो है फुल्ली फिल्ड है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम। और यहां देखो जो फास्फोरस है हाफ फिल्ड है, तो इन दोनों में से फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम। उसके बाद जो नेक्स्ट क्या है, पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट में क्या है, देखो पेनिट्रेशन, अब इनमें तो पेनिट्रेशन इफेक्ट नहीं होगा, सारे पी ऑर्बिटल है, लेकिन यहां पी और एस में पेनिट्रेशन इफेक्ट, एस का मैक्सिमम, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट जेड इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11, इसका कितना है 12 13 14 15 16 17 18। तो यहां देखो यहां हमने एस को हमने फुल्ली फिल्ड नहीं लिया, हमने जेड के बेस पे, जिसका जेड ज्यादा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। तो जेड मैग्नीशियम का ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। यहां पे देखो 14 जेड ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी 13 से ज्यादा। यहां पे देखो एटॉमिक नंबर ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसका, आर्गन, उसके बाद नेक्स्ट क्लोरीन, देन फास्फोरस, देन सल्फर, देन सिलिकॉन, मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, उसके बाद सोडियम। ये होगा ओवरऑल आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। तो अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे हम, पीरियोडिक ऑर्डर को फॉलो करके। पीरियोडिक ऑर्डर में क्या है, सबसे पहले हमारे पास हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड देख लो। उसके बाद जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो है पेनिट्रेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट पेनिट्रेशन के बाद हम देखेंगे एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर के बाद हम देखेंगे शील्डिंग इफेक्ट। और शील्डिंग जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो पेनिट्रेशन इफेक्ट हमने क्या देखा कि पेनिट्रेशन इफेक्ट जो होता है वो एस का ज्यादा होता है, देन पी का, देन डी का, देन एफ का। लेकिन ये तब होता है जब सेम शेल की बात करें हम, जो शेल न्यूक्लियस के जितना पास उसकी पेनिट्रेशन पावर उतना ज्यादा। तो अब सपोज मैं बोलूं 3D एंड 4S में पेनिट्रेशन पावर किसका ज्यादा है, 3D एंड 4S में पेनिट्रेशन पावर किसका ज्यादा है। ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो हम बोलेंगे S का ज्यादा है, देन D का,
लेकिन ऐसा नहीं होता। यहां पे देखो ये सेम शेल के लिए, ये सेम शेल के लिए जब डिफरेंट शेल आ जाए ना, वैसे भी हमें पता है, देखो न्यूक्लियस के सबसे पास 3d और 4s में सबसे पहले कौन आती है? न्यूक्लियस के जो 4s होती है, अगर तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो देखा हो तो 4s जो होती है वो आउटर मोस्ट शेल होती है, वो हम सबसे बाहर लिखते हैं। 3d जो होती है वो न्यूक्लियस के पास होती है, और 4s क्या होती है? आउटर मोस्ट शेल होती है। तो यहां पे पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका? 3d का ज्यादा होगा देन 4s का। अगर पूछ ले 3d और 4s में पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा है, तो यहां पे पेनिट्रेशन पावर जो होगी वो 3d की ज्यादा होगी देन 4s, क्योंकि 4s इस टाइम आउटर मोस्ट शेल है। अब देखो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है हमें। कभी हमसे पूछा होता है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बताओ, या सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बताओ, या थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बताओ, मतलब कंटिन्यूस एक के बाद एक आयोनाइजेशन एनर्जी पूछी होती है। तो उस केस में क्या करें? सपोज ये मेरे पास कोई ए गैस है, तो ए गैस को जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये क्या हुआ? ए प्लस गैस, एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसमें ये होगी हमारे पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी IE1। अगर ए प्लस गैस से एक और इलेक्ट्रॉन निकालें, ये होगा A2 प्लस गैस, तो इसको मैं बोलूंगा सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसे ही सेकेंड से एक और इलेक्ट्रॉन निकालें तो ये होगा A3 प्लस गैस और इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब देखो इनमें से सबसे मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? कहां ज्यादा मेहनत लगी है इलेक्ट्रॉन निकालने में? तो देखो अगर सपोज मैं बात करूं A में, A प्लस में और A2 प्लस में, सपोज इसके पास भी 10 प्रोटॉन थे, 10 प्रोटॉन थे, 10 प्रोटॉन थे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके पास? 10 ही होंगे। इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 2 कम हो गए, 8 रह गए। अब देखो तो यहां पे क्या है ना, यहां पे 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 10 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन 9 ही है, यहां पे 10 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन 8 है। यहां पे देखो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो आराम से निकाल सकते हैं। अब यहां पे देखो, यहां पे प्रोटॉन बहुत ज्यादा, न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है, हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है जो कि ऑलरेडी कम है, उसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स और ज्यादा होगी, तो यहां पे मेहनत ज्यादा लगेगी हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब यहां देखो, यहां पे प्रोटॉन वही 10 है, इलेक्ट्रॉन और कम हो गए, न्यूक्लियर फोर्स और बढ़ गई, आयोनाइजेशन एनर्जी और ज्यादा लगेगी। यहां पे काफी ज्यादा मेहनत है। तो यहां से यहां जाएंगे तो क्या हो रहा है? Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज हो रही होगी। तो यहां से क्या कंक्लूड होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी 1, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 और आयोनाइजेशन एनर्जी 3। इसका ऑर्डर क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी 3 सबसे ज्यादा, देन 2, देन 1। पर यह ऑर्डर तब है जब एटॉमिक नंबर सेम हो, जब सेम एटॉमिक नंबर हो तब यह ऑर्डर फॉलो होगा। सपोज मैग्नीशियम और मैग्नीशियम 2 प्लस में आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है? देखो दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, एटॉमिक नंबर सेम है, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज है। तो यहां पे क्या होगा? तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रही है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो रही है? बढ़ रही होगी। तो Mg2 प्लस की आयोनाइजेशन एनर्जी Mg से ज्यादा होगी। लेकिन हमें क्वेश्चन डिफरेंट एटॉमिक नंबर का पूछ लिया होता है, तो तब कैसे निकाल? अगर हमसे पूछ लिया हो कैलकुलेट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम, हमें आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम पूछा है। तो देखो वही सेम चीज, प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो इसका होगा 3s1 और इसका होगा 3s2। ठीक है, s ऑर्बिटल में हम नहीं बताते कि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड। उसके बाद नेक्स्ट पेनिट्रेशन इफेक्ट, यहां पे भी s, यहां पे भी s, नहीं बता सकते। उसके बाद एटॉमिक नंबर, ये होता है 11 और ये होता है 12, और जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। तो मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम से ज्यादा होगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी पूछी है, अगर हमें इसी की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी पूछी है तो मतलब सोडियम से Na प्लस में जाना है। हमें किस में जाना है? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में सोडियम से सोडियम प्लस में जाना है। ये हो गया हमारे पास सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, हमें यहां सोडियम प्लस की, यहां मैग्नीशियम प्लस की आयोनाइजेशन एनर्जी पूछी है। तो देखो अब सोडियम प्लस, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो क्या होगी? 2p6, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया 3s से, अब 2p6, और ये क्या होगा? 3s1। अब बताओ किसकी है मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी? सबसे पहले क्या देखना हमें, क्या यहां पे कोई फुल्ली फिल्ड या हाफ फिल्ड है? जी हां, यहां पे फुल्ली फिल्ड है सोडियम प्लस, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी।
और उसके बाद अगर हमें थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी पूछी है सेम, तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में सोडियम क्या होगा, सोडियम होगा 2+ और मैग्नीशियम भी 2+। अब इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बतानी है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहां पे क्या होगा, ये हो जाएगा 2p5 और ये क्या हो जाएगा 2p6। अब बताओ क्या कोई फुल्ली फिल्ड है? हां, अब मैग्नीशियम 2+ फुल्ली फिल्ड, तो इसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होगी। ऐसे ही अगर हमें पूछ लिया हो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बता दो, तो हमें पूछा है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब हमें कार्बन से किस में जाना है, कार्बन प्लस में, नाइट्रोजन प्लस में, ऑक्सीजन प्लस में और फ्लोरीन प्लस में। ये क्या होगा, ये होगा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो यहां देखो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2p2, नाइट्रोजन की 2p3, ऑक्सीजन की 2p4 और फ्लोरीन की 2p5। और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए कार्बन प्लस में कन्वर्ट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p1। यहां पे नाइट्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो 2p2, ऑक्सीजन का 2p3 और फ्लोरीन का 2p4। अब देखो इन सब में से क्या कोई हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड है, तो हां ऑक्सीजन क्या है, हाफ फिल्ड है। तो ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन से और नाइट्रोजन से तो ज्यादा होगी। उसके बाद नेक्स्ट पेनिट्रेशन इफेक्ट, सारे के सारे p ऑर्बिटल है, कोई पेनिट्रेशन इफेक्ट नहीं लगेगा। देन नेक्स्ट एटॉमिक नंबर, कार्बन का कितना होता है 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9। तो देखो एटॉमिक, अब यहां पे देखो इन दोनों में से एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का, तो ओवरऑल सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, देन फ्लोरीन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन। तो ये होगा मेरा ओवरऑल आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। तो इस बेस पे तुम इजीली आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बता सकते हो, डाउन द ग्रुप, अलोंग द पीरियड, या सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, या आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयोनाइजेशन एनर्जी। कोई भी ऑर्डर तुमसे पूछा हो तुम इजीली बता सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।